हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान की उद्देशिका। अगर हम इसकी प्रेम्बल की बात करें तो सबसे पहले अगर हम ये कहें कि हमने ये लिया कहाँ से, तो आप सभी जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज द फर्स्ट कंट्री जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल रखा गया था। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ, हमारे जो पहले वर्ड्स हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एग्जैक्टली सेम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत भी यहीं से होती है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमने ये प्रेम्बल यूनाइटेड स्टेट्स से लिया। अब इस प्रेम्बल के बारे में बात करें तो ये प्रेम्बल है क्या एग्जैक्टली। री बैरूबरी यूनियन केस 1960 का, उसमें कहा गया था प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, जो संविधान बना रहे थे, वो जो लोग हैं उनके माइंड को ओपन करने के लिए की कहा गया इसको। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डेफिनेशन को एक तरह से अप्रूव किया है। इसका मतलब क्या था कि जो संविधान बना रहे हैं लोग, वो इस प्रियम्बल को ध्यान में रखते हुए कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोविजंस एक एक करके कॉन्स्टिट्यूशन में डालते गए। तो एक तरह से ये एक की का काम कर रहा था उनके माइंड को ओपन करने के लिए। अब हमें क्या डालना है उसमें, क्या प्रोविजन रखना है उसमें। इसके अलावा जस्टिस सुब्बाराव ने कहा, द प्रेम्बल टू एन एक्ट सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विद विच द लेजिस्लेशन इज इंटेंडेड टू अचीव, यानी कि एक जो भी एक्ट अधिनियम होता है, उस अधिनियम में क्या अचीव करने का पर्पस है, उसी को तय करता है उसका प्रेम्बल। तो एक तरह से हमारे संविधान का जो प्रेम्बल है, ये भी हम संविधान के द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं उसी को डिफाइन करता है। एक बहुत फेमस एडवोकेट हुए हैं नानी पालकीवाला, जो कि मिनर्वा मिल्स केस में या केशवानंद भारती केस में भी उनका काफ़ी रोल रहा है। तो इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था एज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान का एक पहचान पत्र। दोस्तों, पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड आप सभी जानते होंगे क्या होता है। मैं एक इंसान हूं, मेरा एक आइडेंटिटी कार्ड यानी कि मेरी ही पहचान बताता है। तो इसी तरह से प्रेम्बल भी हमारे ही कॉन्स्टिट्यूशन की एक पहचान बताता है कि एग्जैक्टली ये है क्या। इसकी अगर मैं शुरुआत कहूं तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इनिशिएट किया था इसको, लेकिन तब एज ए प्रेम्बल नहीं बल्कि एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को। मैं आप सभी को कहूंगा, जो भी डेट्स हैं इनको जरूर याद रखिएगा बीच में, जो खास करके जुडिशरी एग्जाम के लोग जा रहे हैं उनके लिए। 13 दिसंबर 1946 को एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसको एज ए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही एक्सेप्ट किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947। लेकिन ध्यान रख के चलना, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 22 जनवरी 1947 को इसको एज ए प्रेम्बल नहीं अडॉप्ट किया गया था, एज एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही अडॉप्ट किया गया था। इसको प्रेम्बल की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में इसको एज ए प्रेम्बल एक्सेप्ट किया गया। अब बात करते हैं कि प्रेम्बल जो आप सामने देख रहे हैं, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे, सबसे पहला सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या कहना चाहता है दोस्तों? ये तय करता है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ये प्रियम्बल या ये संविधान बनाने की अथॉरिटी कहां से आई, पावर कहां से आई। तो वो साफ साफ लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। और लास्ट सेंटेंस देखेंगे, गिव टू आवर सेल्फ दिस कंस्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, हम स्वयं को ही ये संविधान दे रहे हैं। तो संविधान बनाने की जो पावर है वो हम लोगों द्वारा दी गई है अपने लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या होगा, साफ साफ लिखा है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये हमारे संविधान की प्रकृति को बताता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा,
धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा। हाँ, ऑफकोर्स हम अब आगे चल के एक एक शब्द को अलग से अच्छे समझेंगे। इसके अलावा जो बीच में आप देखेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बंधुता, ये क्या है? हम इस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा क्या अचीव करना चाहते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स, उन उद्देश्यों की बात करता है। और ये उद्देश्य आप सभी जानते होंगे, ये कहां से मिले हमें? फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन्हीं शब्दों की डिमांड, इन्हीं चीजों की डिमांड की गई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और सबसे लास्ट पार्ट जो है, साफ साफ लिखा है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि ये संविधान कब हमने अडॉप्ट किया, कब एनेक्ट किया, तो 26 नवंबर 1949 उस डेट की बात करता है। मैं आप सभी को एक बात जरूर कहूंगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि ये प्रियम्बल आपको वर्बली मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक गाइड मैप है। हम इस प्रियम्बल को याद करके बड़े अच्छे समझ सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये उसका एसेंशियल निचोड़ है उसका। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सोर्स की बात करता है कि ये सोर्स, ये स्रोत, ये पावर कहां से आई। तो अगेन फिर बता दूं, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों द्वारा ये पावर दी गई बनाने के लिए। उसके अलावा हमारे जो स्टेट है, हमारा जो राज्य होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, प्रकृति कैसी होगी, नेचर कैसी होगी, तो वो फिर सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हम इन सबको डिटेल में जानेंगे। ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हम भारत के लोगों के लिए। डेट ऑफ एडॉप्शन 26 नवंबर 1949। लेकिन अब बात करते हैं कि ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट तो हमने कर लिया, लेकिन इसको लागू किया गया 26 नवंबर 1950। आप सभी जानते होंगे हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बीच में इतना गैप क्यों रखा गया? तो आप सब जानते होंगे कि हमारा जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया पे रूल कर रहे थे, तो 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। टाइम टू टाइम हम लोगों ने, या यूं कहूं कि हमारी तरफ से कांग्रेस ने ये तो कोशिश की कि हम इंडियन लोगों का भारत की सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिनिधित्व करें अपनी देश का। लेकिन 1929 का जो लाहौर का जनरल एनुअल मीटिंग थी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई और उसमें तय किया गया कि 1930 से 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। यानी कि हम 1930 से ही 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मना रहे थे। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, तो उसको जानबूझ के 2 महीने के लिए रोका गया कि 26 जनवरी पहले से हमारे हिस्ट्री का पार्ट बन चुकी थी, हम उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसी दिन को ही हम संविधान को लागू करेंगे। अब बात करते हैं हम जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग जो बीच में टर्म्स दी गई हैं, उनको गहराई से समझ लेते हैं। सबसे पहली बात की गई है सॉवरन। हमारे स्टेट का नेचर क्या होगा, 5 चीजें बताएगी। तो सबसे पहले बात की गई सॉवरन, जिसका मतलब है प्रभुत्व संपन्न। ये सॉवरन का मतलब क्या है, इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। सॉवरन का मतलब यह है कि हम इंडिया के जो लोग हैं अपने आप में एक सुप्रीम पावर हैं, हमारे ऊपर और कोई अथॉरिटी नहीं है। जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो उसके बाद हम इंडिपेंडेंट स्टेट हो गए। लेकिन जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू हुआ, उस दिन हम पूरी तरह से सॉवरन भी हो गए। हमें अपने इंटरनल मैटर्स में, यानी कि आंतरिक मामलों में, या एक्सटर्नल मैटर्स में किसी और से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अभी बात करूं मैं, आप सभी जानते होंगे कि अभी जैसे रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था,
तो काफी हमारे पे एक प्रेशर था कि हम रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं, क्योंकि पर्पस लोगों का, बाकी दूसरे देशों का ये था कि रशिया की इकोनॉमी डाउन जानी चाहिए ताकि उनके पास इतने रिसोर्सेज ना बचे कि वो इस वॉर को लंबा चला सके। तो हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो उनकी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट थी कि हम अपने ज़रूरतों के लिए हम क्या कहाँ से परचेज करेंगे ये हम डिसीजन लेंगे। और उन्होंने एक बात और भी कही कि हम रशिया से जो ऑयल परचेज कर रहे हैं, हम जितना एक महीने में परचेज करते हैं, अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो इतना एक दिन में कर रहे हैं, पहले उनसे जाके क्यों नहीं पूछते आप। यानी कि एक तरह से हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि हम क्या करेंगे, हमारे दूसरे देशों से क्या फॉरेन पॉलिसीज होंगी, क्या रिलेशंस होंगे, क्या ट्रेड प्रैक्टिसेस होंगी, हमारे इंटरनल मैटर्स में हमारे लोगों को जो राइट्स देने हैं उनको वो कौन तय करेगा, हम खुद तय करेंगे। अब बात करते हैं कि ये हम सॉवरेन कब बने। तो फिर अगेन बता दूं, 26 जनवरी 1950 हम आजाद भले ही 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, लेकिन हम सॉवरेन नहीं बने थे। तब तक हम डोमिनियन थे। डोमिनियन का मतलब अभी भी कुछ विदेश का, ब्रिटिशर्स का हमारे पे प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था, हमें डिसीजन लेने के लिए अभी भी कंसल्ट करना पड़ता था। लेकिन जिस दिन हमने अपना संविधान लागू कर दिया, उस दिन से वी बिकेम सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न देश। इसके बाद सेकेंड टर्म थी उसमें सोशलिस्ट। इसका मतलब क्या है? समाजवादी। और मैं प्रियम्बल की बात करूं तो प्रियम्बल में ये शब्द सोशलिस्ट जब हमने शुरू में 26 नवंबर 1949 को अपने संविधान को लागू किया था, अडॉप्ट किया था, उस दिन से नहीं था। ये बाद में डाला गया 42nd अमेंडमेंट 1976 में। बट इट डजंट मीन कि हम इनिशियली सोशलिस्ट नहीं थे, हम सोशलिस्ट शुरू से ही थे। लेकिन हाँ, बस फर्क यह है कि हमारी जो सोशलिज्म है वो थोड़ी सोशलिज्म अलग है, हमारा अपना ही ब्रांड है सोशलिज्म का। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में बिलीव करते हैं, ना कि कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म हम नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो पहले कम्युनिस्ट सोशलिज्म क्या है उसको जान लेते हैं। जो रशियन कंसेप्ट है कम्युनिज्म का, या मैं बात करूं कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट है, वो क्या है कि सारे रिसोर्सेज प्रोडक्शन के जो हैं, दोज विल बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट। यानी कि वो सब कुछ राज्य के पास होगा और राज्य खुद तय करेगा कि सभी लोगों को बराबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हम आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी ओन कर सकते हैं, प्राइवेट रिसोर्सेज ओन कर सकते हैं। हमारा जो कंसेप्ट है उनसे अलग है। हमारा पर्पस क्या था? हमारा पर्पस था कि लोगों की वेलफेयर के लिए जो हम अच्छे से अच्छे पॉलिसीज बना सकते हैं। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज कुछ गवर्नमेंट के पास भी होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये सब क्या है? ये एक तरह से कम्युनिज्म का ही बात करते हैं कि जिन रिसोर्सेज की गवर्नमेंट को जरूरत है गवर्नमेंट रखेगी, जो प्राइवेट हैंड्स में रह सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप में रह सकते हैं, प्राइवेट ओनरशिप में रहेंगे। लेकिन हमारा पर्पस सिर्फ एक ही था कि हम इसमें लॉ, केस लॉ भी है, DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवर फ्रेमवर्क ऑफ सोशलिज्म एम्स एट प्रोवाइडिंग डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी। यानी कि हम लोगों को एक अच्छा जीवन स्तर दे सकें, हम उनको एक सुरक्षा दे सकें, एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यानी कि आर्थिक समानता और कहीं ना कहीं जो हमारी इनकम है उसका कहीं बराबर का वितरण हो। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल रिच और पुअर को बराबर कर देंगे, लेकिन बीच में हम जो अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, जो एक वीकर सेक्शंस के लिए कुछ ऐसी सुविधाएं पैदा कर सकते हैं ताकि वो भी ऊपर उठे, उनकी भी ग्रोथ हो, उसकी कोशिश करते रहेंगे। हम अपॉर्चुनिटीज देंगे अपने लोगों को, वीकर सेक्शंस को पर्टिकुलरली, ताकि वो भी एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी सके। तो हमारा जो सोशलिज्म है कुछ मार्क्सिज्म का है, कुछ गांधीज्म का है। गांधीयन फिलोसफी क्या थी कि हमारी जो भी ग्रोथ हो, हमारी जो भी इनकम है, वो सबसे निचले वर्ग तक भी पहुंचनी चाहिए। बट एकदम हम
अमीरी और गरीबी की खाई को बिल्कुल खत्म कर देंगे ऐसा संभव नहीं है, लेकिन उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे। हमारा पर्पस ये था। नेक्स्ट इज सेक्युलर। ये टर्म भी प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 में डाली गई, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम शुरू से सेक्युलर नहीं थे। अगर हम प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमने एक तरह से उसको सेक्युलर बीच में लिखने की बजाय सेक्युलरिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, हम किसी भी फेथ को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। मीन्स हमें शुरू से आज़ादी दी गई थी। हमारे आर्टिकल्स 25 से 28 तक हमें इसी चीज की स्वतंत्रता देते हैं। हाँ, लेकिन बाद में इसको प्रेम्बल में इस शब्द को डाला गया सेक्युलर। लेकिन ये सेक्युलर शब्द क्या कहना क्या चाहता है? हमारे देश का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, लेकिन हम सभी धर्मों को, सभी लोगों को, वो जो भी धर्म अपनाना चाहते हैं, उस धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, इसकी आज़ादी देंगे। हमारा जो ये कंसेप्ट था सेक्युलरिज्म का, वो ये था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करेंगे। इसको हम कह सकते हैं सर्वधर्म समभाव। जो वेस्टर्न फिलॉसफी है सेक्युलरिज्म के बारे में, वो क्या कहते हैं? डाइवर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन, यानी कि देश का, राष्ट्र का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम कहते हैं कि हमें धर्म से लेना देना है, हम सब धर्मों का सम्मान देंगे, करेंगे, सभी धर्मों को, सभी लोगों को अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए पूरा मौका देंगे। एक तरह से हमारी सेक्युलरिज्म वेस्टर्न जो कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म का, उससे थोड़ा अलग है। एक केस था एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इसमें कहा गया कि सेक्युलरिज्म जो है, इट इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे संविधान का मूलभूत स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप जानते होंगे केशवानंद भारती केस में 1973 में एक बात की गई थी कि हम संविधान को अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आया था। तो अगेन रिलीजन को भी, एक इस सेक्युलरिज्म को भी उसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया। यानी कि हम अगर आज सेक्युलर हैं तो हम हमेशा सेक्युलर ही रहेंगे। हमारे देश का कभी कोई एक धर्म नहीं होने वाला। इसके बाद हम बात करें डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इंडिया की जो सरकार है उसमें सभी लोगों को बराबर के राइट्स हैं सरकार को बनाने के लिए, अपने लीडर्स चुनने के लिए जो कि सरकार को बनाएंगे। और हम एक डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई थी कि इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि वो सरकार जो लोगों की होगी, लोगों द्वारा बनाई जाएगी, लोगों के लिए बनाई जाएगी। यानी कि लोग ही सरकार बनाएंगे, लोग ही सरकार का हिस्सा बनेंगे, लोग ही उन लोगों को चुन के भेजेंगे और लोगों के हित के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेगी। हम एग्जैक्टली उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम सबको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार मिला हुआ है। यानी कि जितने भी अडल्ट हैं, वयस्क हैं, पहले ये 21 साल एज रखी गई थी, अब 18 साल का हर व्यक्ति, वो मैन हो, वुमेन हो, हर एक को ये अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है, मताधिकार। और ये फ्री, फेयर और पीरियोडिक इलेक्शंस होते रहेंगे। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमारी देश की सरकार कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड टाइम के लिए बनेगी। ऐसा नहीं कि एक बार जो सरकार बन गई लंबा वही चलती रहेगी। या इलेक्शंस तो होंगे, हमें वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन अगर हमने एक सरकार चुन दी और 50 साल वही बनी रही तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पीरियोडिक, जैसे आप जानते हैं लगभग 5 साल का टाइम रखा गया है पार्लियामेंट के लिए या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, तो हर 5 साल बाद और उससे पहले जरूरत ना पड़े तो ये पीरियोडिक इलेक्शंस होते रहेंगे और फ्री, निष्पक्ष तरीके से होंगे इलेक्शंस। और किसी तरह का भेदभाव कुछ सर्टेन ग्राउंड्स पे नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अलग अलग ग्राउंड्स हो सकते हैं, बट सर्टेन ग्राउंड्स जैसे रिलीजन, कास्ट, रेस,
इन सब के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं रिपब्लिक, गणतंत्र, यानी कि हमारा देश गणतंत्र है। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारा जो स्टेट का हेड होगा, प्रधान होगा, मुखिया होगा, हमारे राष्ट्रपति, वो इलेक्टेड होंगे, चुनाव द्वारा वहां पे पहुंचेंगे और वो भी एक पर्टिकुलर समयावधि के लिए, फिक्स टेन्योर के लिए चुने जाएंगे। और वो कोई राजवंश या रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे इंग्लैंड में किंग या क्वीन होते हैं, एग्जैक्टली हमारे प्रेसिडेंट की पोजीशन वही है जो इंग्लैंड के किंग की या इंग्लैंड की क्वीन की होती है। बट वहां पे किंग या क्वीन जो है मोनार्की फैमिली से आता है, रॉयल फैमिली से आता है, हमेशा वही रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ हमारे देश का प्रधान चुन के भेजा जाएगा इलेक्शन द्वारा। ऑफकोर्स वो इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। मैं प्रेसिडेंट के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप देखना चाहें उसमें पूरी जानकारी दी है मैंने, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, उसकी सारी एलिजिबिलिटी पावर सबके ऊपर। उसके अलावा हमारे जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, जो सरकारी पद कह लीजिए, वो सभी के लिए ओपन होंगे। उसमें कोई भी इंसान अगर वो डिजर्व करता है तो उसका हकदार बन सकता है। तो ये हमारे रिपब्लिक का मतलब है। अब दोस्तों हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहले हमें न्याय मिलना चाहिए। किसको? हम लोगों को। अब न्याय किस प्रकार का? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी अनरीजनेबल ग्राउंड्स, ऑफ कोर्स रीजनेबल ग्राउंड कुछ हो सकते हैं भेदभाव के, बट अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए या राजनीतिक न्याय के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क। इसका मतलब क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन, वो मैन हो या वुमेन हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो ये एक न्याय की बात करता है। इसके अलावा लिबर्टी, स्वतंत्रता। हमें लिबर्टी की बात करें तो उसमें हमारे प्रेम्बल में साफ साफ लिखा है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, हमारे विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, हमारी मान्यता क्या है, हमारा विश्वास क्या है, हमारा फेथ, हम किस चीज को अपनाते हैं, और हमारे वर्शिप, हम किसकी पूजा करते हैं, इसकी हमें पूरी तरह आज़ादी है। ये इसलिए दी गई ये फ्रीडम ताकि हम अपने देश के लोग अपनी एक्टिविटीज को फ्रीली कर सकें, हम अपनी डेवलपमेंट जिस तरह से देखना चाहते हैं उस तरह से डेवलप हो सके। बट ये जो फ्रीडम है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई अंकुश नहीं है, इसके ऊपर रीजनेबल अंकुश, कुछ टर्म्स कंडीशन ला द्वारा लगाई जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभिव्यक्ति की बात करूं, एक्सप्रेशन की बात करूं, तो ऐसा नहीं कि मैं जो भी अभिव्यक्त करना चाहूं, जो भी कहना चाहूं कह सकता हूं। अगर वो मैं जो अभिव्यक्त कर रहा हूं वो देश की एकता अखंडता के विरुद्ध जा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 9 क्लॉज 2 में बताया गया है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं मेरी अभिव्यक्ति पे। तो इसी तरह से हमें ये जो लिबर्टी दी गई है, स्वतंत्रता दी है, इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। इक्वालिटी, समानता, हमें अगेन सोशल इक्वालिटी, जो कि हमारे आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 की डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कुछ आधारों पर, फॉर एग्जांपल रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 हमारी जो पब्लिक अपॉइंटमेंट्स होंगी उसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है। आर्टिकल 18 टाइटल्स को खत्म करता है। तो एक तरह से हमें सामाजिक लेवल पे सबको एक लेवल पे रखने की कोशिश की गई है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, आर्थिक समानता, आर्टिकल 39 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें यही अगेन वही इक्वल वेज और इक्वल वर्क की बात करें या मैन वुमेन को एक लेवल पे रखने की बात करें, वो सारी चीज़ों की समानता की बात की गई है इकोनॉमिक इक्वालिटी की। पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325, 326 अगर देखेंगे आप तो उसमें हर इंसान, कोई भी इंसान, उसको किसी आधार पे इलेक्टरल रोल से बाहर नहीं रखा जाएगा। यानी हर इंसान को हक है कि वो एक वोटर
का हक पा सकता है, वोट देने का अधिकार रखता है। और इसी तरह से वो इलेक्शन में वोट देने का भी हक रखता है, इलेक्शन में लड़ने का भी हक रखता है। एक केस था लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2013 का केस है। इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, उसका जो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 4 वो बात करता था कि एक लेजिस्लेटर को, एक आम आदमी को थोड़ा अलग तरीके से उसको ट्रीट करता था। कि जो एक लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटर का मतलब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो सकता है, यानी कि एमपी हो सकता है, एमएलए हो सकता है, एमएलसी हो सकता है। अगर मान लो उसको एक सेशन कोर्ट ने क्रिमिनल कन्विक्ट कर दिया, यानी कि दोषी करार कर दिया, तो उसके पास 3 महीने का टाइम होता है कि अगर सेशन कोर्ट ने किया है तो 3 महीने के अंदर वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। और अगर वो हाई कोर्ट में 3 महीने में अपील कर लेता है तो उसको डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा, और उसके बाद हाई कोर्ट में केस चलेगा, और हाई कोर्ट ने भी मान लो उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया, दोषी करार कर दिया, तो उसके बाद फिर 3 महीने का टाइम है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। जब फाइनल सुप्रीम कोर्ट भी उसको कन्विक्ट डिक्लेयर करेगी तो वो डिसक्वालीफाई माना जाएगा। और ये आप जानते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये काफी लंबे केस चलते हैं, सालों सालों चलते हैं। तो एक तरह से उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था कि वो कन्विक्ट डिक्लेयर होने के बाद भी डिसक्वालीफाई नहीं होता था। लेकिन एक आम आदमी अगर वो सेशन कोर्ट भी उसको डिक्लेयर कर देती है कन्विक्ट, दोषी करार कर देती है, तो वो इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए हकदार भी नहीं बनता, नॉमिनेट भी नहीं कर सकता अपने आप को। तो इस आधार पे सेक्शन 8 सब सेक्शन 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया इस केस में। फ्रेटर्निटी, भाईचारा, बंधुता, इसका पर्पस क्या है? हम सब जानते हैं कि आज हम बात कभी अक्सर करते हैं ये बात कि आज हम देश के लोग अलग अलग होते जा रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन क्या सच में संविधान ऐसा चाहता है? संविधान में हमें साफ साफ कहा गया है कि हमें बंधुता, फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन, इन सब चीजों का ध्यान रखना, यानी कि हर इंसान को एक अपनी गरिमा का हक है, उसको हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का हमारा भाईचारा, हमारी बंधुता होनी चाहिए। हम सब जानते हैं इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, हमारी इतनी डाइवर्सिटीज हैं, हमारी लैंग्वेज की डाइवर्सिटीज, हमारे रंग रूप की डाइवर्सिटीज, हमारे धर्म की डाइवर्सिटीज, इतनी डाइवर्सिटीज के बाद भी हम हमेशा कहते आए हैं कि स्टिल इंडिया इज वन, भारत एक है, हम सब लोग एक हैं। और उसी एकता के लिए ये हमें अधिकार भी दिया गया, प्रेम्बल में साफ साफ एक ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा गया। और ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं? जैसे आप देखेंगे सिंगल सिटीजनशिप। आज इंडिया की जब हम नागरिक होने की बात करते हैं, क्या हम कहते हैं कि मैं हरियाणा का भी नागरिक हूं और इंडिया का भी नागरिक हूं, मैं तमिलनाडु का भी नागरिक हूं और इंडिया का भी नागरिक हूं? हम एक ही नागरिकता की बात करते हैं, मैं इंडिया का सिटीजन हूं। यानी कि इस तरह से हम लोगों को एक ही नागरिकता दी गई, सिर्फ उसका वजह क्या थी कि इंडिया इज वन। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों डाली गई? ताकि सभी लोग, देश के सभी लोग उस फंडामेंटल ड्यूटीज, उनकी हर एक का जिसे कहते हैं कर्तव्य बनता है उसको पूरा करने का, ये सभी के लिए लागू होती हैं। तो ये हमारे भाईचारे की, एक सद्भाव की भावना को डिस्प्ले करती हैं। और ये इसमें जो शब्द आप देख रहे हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और मैं इंटीग्रिटी की बात करूं तो ये शब्द भी 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रियम्बल में डाला गया। ध्यान रखना, मैं 3 शब्दों की बात कर चुका हूं जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में डाले गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। और ये प्रीम में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है उसका। तो प्रियम्बल अपने आप में देखा जाए तो कोई लॉ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है हमारे संविधान का, ये जस्टिसेबल नहीं है, हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। लेकिन ये एक तरह से लाइट हाउस का काम करता है, एक तरह से दिशा दिखाने का काम करता है संविधान को। और इसके ऊपर हमारे अलग अलग लोगों ने
विद्वानों ने बहुत कुछ अच्छा कहा। जैसे हमारे के.एम. मुंशी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही पार्ट थे, उन्होंने कहा प्रेम्बल इज अ पॉलिटिकल होरोस्कोप, यानी कि हमारी देश का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो हमारा प्रेम्बल तय करेगा। प्रेम्बल के माध्यम से जो संविधान बनेगा वो तय करेगा। सर अर्नेस्ट बार्कर ने, जो कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो हमारे संविधान, हमारे प्रेम्बल से बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने कहा कि हमारा जो प्रेम्बल है इट इज ए की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया दिखाता है, यानी कि एक तरह से पूरा उसका निचोड़ दिखाता है। और गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेम्बल इन ए नटशेल कंटेन्स द आइडियल्स एंड एस्पिरेशन। अल्टीमेटली हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया, क्यों किया? आज़ादी पाने के लिए। आज़ादी का पर्पस क्या था, हमारे आदर्श क्या थे, हमारी आकांक्षाएं क्या थी? तो ये उन्हीं का ही एक रूप है जो हमारे आदर्शों को, आकांक्षाओं को, आइडियल्स और एस्पिरेशन को शो करता है, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से अचीव करने जा रहे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा से पूछा गया है, इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या हमारा प्रेम्बल संविधान का हिस्सा है? तो इस पे भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग राय दी गई। री बैरोबरी केस जो 1960 का केस था, उसमें कहा गया कि प्रेम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसी केस में ये कहा गया प्रेम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। लेकिन उसी में कहा गया कि प्रेम्बल हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड भी नहीं कर सकते हम कभी। लेकिन इसके बाद केशवानंद भारती का केस 1973 आप सभी जानते होंगे, इसमें कहा गया कि यस, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रेम्बल भी है जैसे बाकी प्रोविजंस हैं, क्योंकि इसको भी जैसे बाकी प्रोविजंस पे प्रॉपर डिबेट करके उनको बीच में डाला गया, इसी तरह से प्रेम्बल के लिए भी प्रॉपर डिबेट हुआ और उसके बाद में इसको बीच में डाला गया। तो प्रेम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और पार्ट है तो इसको अमेंड भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये है कि इज इट अमेंडेबल? तो ऑफ कोर्स पहले कहा जाता था ये अमेंडेबल भी नहीं है क्योंकि उसका पार्ट नहीं है, लेकिन बाद में इसको कहा गया कि यस इट इज अमेंडेबल। और आज तक प्रेम्बल की बात करूं तो एक ही बार अमेंड किया गया इसको, 42nd अमेंडमेंट 1976, ये पहले भी बता चुका हूं। और 3 शब्द उसमें डाले गए, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, और इंटीग्रिटी, अखंडता, भारत की अखंडता, देश की अखंडता। लेकिन इसमें एक बात और बता दूं, अमेंडेबल की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स हमारा प्रेम्बल अमेंडेबल है, उसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को ध्यान में रखें तो इसमें से हम जो मेन हमारी बेसिक स्ट्रक्चर की चीजें हटा नहीं सकते हैं, बट ऐड जरूर कर सकते हैं। इज इट जस्टिसेबल? ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी कोर्ट में इसको एनफोर्स नहीं करवा सकते। अगर मैं ये कहूं कि प्रेम्बल में ये चीज लिखी गई है और ये कहीं फॉलो नहीं की जा रही है, तो मैं कोर्ट में जाके कोई केस फाइल करना चाहूं, नहीं कर सकता। हाँ, बट डेफिनेटली ये एक, फिर अगेन कहूंगा, लाइट हाउस की तरह काम करता है। हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जिनमें कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी है, जिनका मतलब बिल्कुल साफ स्पष्ट नहीं निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21, वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, लेकिन वो लाइफ में क्या क्या है, लिबर्टी में क्या क्या है, किस हद तक की लिबर्टी मिली हमें, वो कहीं नहीं लिखा हो। तो वो उसके लिए हमें टाइम टू टाइम प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है, वो क्या कहना चाहता है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको तय कर सकते हैं। एक केस था के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का, इसको आधार केस भी कह सकते हो। इसमें कहा गया कि आधार कार्ड जो है उसमें हमारी पूरी बायोमेट्रिक्स की डिटेल चली जाती है, और आधार कार्ड को अगर हम लिंक करेंगे अपने बैंक अकाउंट से, अपने पैन कार्ड से, इनकम टैक्स की डिटेल से आएंगी उसमें, हमारे हेल्थ कार्ड से, तो सारी की सारी जानकारी हमारी गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि पूरा उसके पास हमारी बायोमेट्रिक्स है आधार के थ्रू। तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है।
लेकिन इसमें यह कहा गया कि क्या राइट टू प्राइवेसी हमारा फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल की राइट की बात करो तो बीच में राइट टू प्राइवेसी एज सच फंडामेंटल राइट कहीं नहीं दिया गया। उसमें राइट टू लिबर्टी या राइट टू लाइफ की बात तो की गई है, बट एज सच राइट टू प्राइवेसी की बात नहीं की गई है। लेकिन इसको अगर जब वापस प्रेम्बल में जाके देखा गया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंसान की उसकी गरिमा का ध्यान रखते हुए। और जब मैं डिग्निटी की बात करता हूं, गरिमा की बात करता हूं, तो उसमें मेरी प्राइवेसी इंक्लूडेड है। किसी को हक नहीं है मेरी प्राइवेसी में झांकने का। तो एक तरह से उसको भी इसी केस के माध्यम से कहा गया यस, राइट टू प्राइवेसी इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट। तो एक तरह से हमारा प्रियम्बल अलग अलग टाइम पे हमें जहां शब्दों का मतलब स्पष्ट नहीं होता संविधान के अंदर लिखे हुए शब्दों का, तो उसको सही डिफाइन करने का एक दिशा देता है। दोस्तों ये था प्रियम्बल के बारे में। और कुछ जानना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं और कोशिश करूँगा इसको और भी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बता सकूँ आपको। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना सिंपल साधारण शब्दों में आपको बता सकूँ, क्योंकि अदरवाइज ये हमारे प्रियम्बल संविधान का बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।